इन्हें जो है वो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सारे बच्चे जो है वो विजिलेंट रहें, क्योंकि एक चीज़ जो मैं पॉइंट शुरू में बताऊंगा आप लोगों को, उसी पॉइंट के थ्रू जो है वो आप लोगों के सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बेस कर रही हैं उसी के बेस के ऊपर। ठीक है, तो हम वो स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा इसे इनलार्ज कर लूँ। ठीक है, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले। तो प्रॉपर्टीज़ कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले, जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है, आप लोगों को कहते हैं कि बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लोजली रिजेंबल वन अनदर इन देयर physical and chemical properties. Some of the points of their resemblance are given below. जैसे सबसे पहले कहते हैं they are all metals in true sense. ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, मेटल्स हैं। ट्रू सेंस में ये सारे के सारे आपके पास मेटल्स हैं। दे आर ऑल मेटल्स इन ट्रू सेंस, सम ऑफ विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री। उनमें से कौन कौन से हैं आपके पास, जैसे टीआई है, टाइटेनियम है, आपके पास आयरन, क्रोमियम, निकल, कॉपर, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, जिरकोनियम, नियोबियम है आपके पास, ठीक है, टेंटेलियम है आपके पास, थोरियम है आपके पास। ये तमाम की तमाम आपके पास क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये तमाम की तमाम जो है वो ट्रू मेटल्स हैं इन ऑल सेंस। नंबर 2 है आपके पास, दूसरी प्रॉपर्टी है दे आर ऑल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। नंबर 3 पॉइंट है दे फॉर्म एलॉयज विद वन अनदर। ये एक दूसरे के साथ एलॉयज बनाते हैं। एलॉयज कहते हैं मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सचर्स को, एंड विद अदर एलिमेंट्स आल्सो, और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी ये मिलके क्या बनाते हैं, एलॉयज बनाते हैं। उसके बाद है नंबर 4 पे आपके पास पॉइंट है विद फ्यू एक्सेप्शंस, चंद एक एक्सेप्शंस को छोड़कर दे शो वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो इनकी वैलेंसी है वो आपके पास वेरिएबल हुआ करती है। और लास्ट में आपके पास देयर आयंस एंड कंपाउंड्स आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन फॉर्म, एटलीस्ट वन इफ नॉट इन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके आयंस और इनके कंपाउंड्स का जो है वो कलर्ड होते हैं हमेशा सॉलिड स्टेट में भी और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी। अगर तमाम की तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कलर्ड ना हो तो उनमें से कम एक स्टेट तो ज़रूर कहता है वो कलर्ड लाजमी होगी। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है 5 प्रॉपर्टीज़, और ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपके पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर एवरीवन। उसके बाद हम जो है वो स्टार्ट करते हैं इसकी बाकायदा से दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझसे एक पॉइंट जो है वो क्लैरिफाई कर लें। देखें आपके पास जो एलिमेंट्स है ना, मैं लेफ़्ट से राइट कुछ एलिमेंट्स को जो है वो लिखता हूँ। जैसे आपके पास देखें फॉर एग्जांपल इस टेबल को देख लेते हैं। ये टेबल आपके सामने मौजूद है, ठीक है। अगर सेकेंडियम को देखें यहाँ से यहाँ तक, सेकेंडियम को देखा जाए तो सेकेंडियम में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 0 है आपके पास। उसके बाद Ti3 पॉजिटिव मौजूद है, इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ठीक है। उससे आगे वेनेडियम में उसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंगनीज में 4 होते हैं, और मैंगनीज 3 पॉजिटिव और मैंगनीज 2 पॉजिटिव, और आपके पास आयरन 3 पॉजिटिव में आपके पास 5 होते हैं, ठीक है। अब आप जब मिड तक पहुँचे हो ना, जब आप लोग मिड तक पहुंच गए, ठीक है, दोबारा मैं बता दूं, आप लोग जब मिड तक पहुंच गए ना, तो यहाँ तक तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इंक्रीज। लेकिन उसके बाद आप लोग ज़रा इमेजिन करो कि यहाँ पे पेयरिंग शुरू हो जाती है। जैसे ये कोबाल्ट है, इसका एक इलेक्ट्रॉन अब पेयर हो गया आपके पास, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो बाकी 3 बच गए अनपेयर, इसमें 3 पेयर हो गए बाकी 2 अनपेयर बच गए। कॉपर में आपके पास एक बाकी बच गया अनपेयर,
और जिंक के अंदर आपके पास कोई भी अनपेयर मौजूद नहीं है। तो आधे तक आते आते तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंक्रीज, और उसके बाद आपके पास हो जाते हैं डिक्रीज। तो इनका जितना भी ट्रेंड होंगे ना, जो भी इनके ट्रेंड होंगे वो सारे के सारे इसी चीज़ पे बेस कर रहे होंगे कि वो हाफ तक इंक्रीज होंगे और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। हाफ तक इंक्रीज होंगे और उसके बाद क्या होंगे भाई, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो इनकी जितने भी ट्रेंड्स हैं प्रॉपर्टीज़ के, वो हाफ तक इंक्रीज और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को पहली प्रॉपर्टी की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। वो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। तो हम उसको डिस्कस करना जो है वो शुरू करते हैं। ये देखिएगा आपके पास बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को भी स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों के सामने रख दूं कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में से जो मैक्सिमम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। इनके डी ऑर्बिटल्स के अंदर जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी इनकी प्रॉपर्टीज़ की मैग्नीट्यूड भी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे है बाइंडिंग एनर्जी, सबसे पहला टॉपिक कौन सा है भाई, आपके पास है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को जो है वो असल में हम बॉन्ड की एनर्जी भी जो है वो कह सकते हैं। यानी कि ये वो एनर्जी है आपके पास जो हमें दरकार है दो मेटल के एटम्स के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, या फिर ये वो एनर्जी भी है कि जब दो मेटल के एटम्स आपस में कंबाइन कर किए थे तो उनके कम्बिनेशन से जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसको भी हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना आपके पास, तो बाइंडिंग एनर्जी भी उसे ब्रेक करने के लिए उतनी ही आपके पास ज़्यादा दरकार होगी। अब जो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास, ये भी किस पे डिपेंड कर रही है भाई, बाइंडिंग एनर्जी भी डिपेंड कर रही है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे। क्योंकि जिस एटम के पास, जिस ट्रांजिशन एलिमेंट के पास जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग एनर्जी के लिए या बाइंडिंग पर्पसेस के लिए क्या कर सकती है, प्रोवाइड कर सकता है वो एलिमेंट, और उस सूरत में उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, उनके एटम्स के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब आपको ये तो पता है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अप टू मिडल आधे तक आते आते 5b तक आते आते 5b तक आते आते आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में होता है इजाफा। तो 5b तक और 6b तक ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं 5, और उसके बाद इनमें डिक्रीज होना शुरू हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो जाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी भी आपके पास आधे तक तो इंक्रीज होंगे, अप टू मिडल आपके पास इंक्रीज, और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप लोग ज़रा ग्राफ ही देख लें, बेशक ग्राफ पे अगर आप फोकस करें तो आपके पास ग्राफ जो है वो शुरू में हो रहा है इंक्रीज, और ये वनेडियम तक जा रहा है मैक्सिमम, और वनेडियम तक मैक्सिमम जाने के बाद फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो गया और जिंक तक ये डिक्रीज ही होता चला जा रहा है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप लोग दूसरा ग्राफ देखें दूसरी सीरीज़ का, तो ये आपके पास टंगस्टन तक तो इंक्रीज़ हो रहा है और उसके बाद ये फिर से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। यानी कि इनकी जो भी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी जो पहली प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो आपके पास डिपेंडेंट है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। लेफ़्ट से राइट जाते हुए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा होता है अप टू मिडल 5b या 6b तक। तो बाइंडिंग एनर्जी में भी तब तक इजाफा होगा और उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कम होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में पेयरिंग शुरू हो जाती है, तो ये आपके पास फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, पेयरिंग कैसे शुरू हो जाती है, मेरी बात बड़ी तवज्जो से और गौर से सुनिएगा, मेरी बात सुने। यहाँ पे ना मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ कि कैसे पेयरिंग शुरू हो जाती है। ये मैं आप लोगों के सामने ये अलग से बता देता हूँ। देखें, डी के आपके पास है टोटल 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। हम यहाँ पे वही 5 बॉक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहला इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक में फिल होगा, अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी अकेला आएगा, 2 अनपेयर हो गए। तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उससे अगले एलिमेंट का 3 अनपेयर हो गए। फिर आपके पास चौथा भी अनपेयर रहेगा,
फिर पांचवा भी अनपेयर रहेगा, यानी कि आपके पास मिडल तक पहुंचते पहुंचते तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा हो रहा है। पहले एक था, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। लेकिन जैसे ही छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो छठा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो उसे पेयर कर देगा। तो अब अनपेयर रह गए बाकी के चार, फिर वो उसे भी पेयर कर देगा, सातवां, आठवां और पेयरिंग कर देगा, नौवां और पेयरिंग कर देगा, और 10वें पे पहुंचते पहुंचते कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं सर कि पेयरिंग पांचवें ऑर्बिटल से क्यों नहीं शुरू होती? पेयरिंग पांचवें से, देखो पांच पांच तो आपके पास टोटल खाली ऑर्बिटल्स हैं सेम एनर्जी के, तो पांचवें तक तो वो अनपेयर रहेंगे। जब भी सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू रिजाइड इन सेपरेट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन रेदर देन टू रिजाइड इन द सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, तो ये हमारे पास सिचुएशन बनती है जी। तो उससे नेक्स्ट फिर आपके पास वो डिक्रीज जो है वो शुरू हो जाता है, उनकी पेयरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। क्लियर यहाँ तक? तो यस सर। अब हम जो है वो वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ऊपर बाइंडिंग एनर्जी। अब आप लोगों को ज़्यादा बेहतर क्लियर हो गया होगा कि बाइंडिंग एनर्जी क्यों आपके पास, देखें जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस वजह से अप टू मिडल आपके पास 5b और 6b तक तो वो इंक्रीज, और उसके बाद उसका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सेम आपके पास जो कुछ मैंने बताया बाइंडिंग एनर्जी के लिए, सेम आप लोग कंसिडर कर लीजिए, किसके लिए? सेम कंसिडर कर लीजिए आप लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ये भी अप टू मिडल इंक्रीज होगा और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। रीज़न आपसे कोई पूछे, रीज़न सेम है। रीज़न क्या है कि अप टू मिडल तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे आपके पास इंक्रीज, क्योंकि बाइंडिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा होता है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी इजाफा होता है। फिर उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। आप ज़रा इसका ग्राफ देखिएगा, ये आपके पास देखें फिर से वनेडियम तक इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद फिर ये डिक्रीजिंग पैटर्न है। यहाँ पे मैंगनीज एनोमेलस बिहेवियर शो कर रहा है प्रीवियस की तरह। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिएगा टंगस्टन अगेन आपके पास मैक्सिमम, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा और उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हेलो। हाँ जी, मैंने कहा क्लियर है आप लोगों को? यस जी सर। सर क्लियर है। यस ठीक है, सर। यस सर। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो हम लोग चलते हैं कोवेलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई के ऊपर। ये मैं फ़िलहाल ये रेस कर दूं दरमियान में, ताकि हम उस टॉपिक को आसानी से जो है वो कवर अप कर सकें। अच्छा जी, तो ये देखिएगा जी, ये हमारे पास नेक्स्ट है कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई। आप लोग ना थ्योरी की बजाय इस ग्राफ के ऊपर फोकस करें। देखें कोवेलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई हमारे पास एटम्स का होगा। देखिए स्टार्ट में आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग लेफ्ट से राइट, वैसे भी डिक्रीज ही होता है ना आपके पास, तो लेफ्ट से राइट डिक्रीज होता है। तो देखें ये आपके पास क्रोमियम तक, क्या ये आपके पास वनेडियम तक हो रहा है डिक्रीज, क्योंकि वनेडियम तक आपको पता है ना कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी हो जाते हैं मैक्सिमाइज। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास चूंकि वहीं पे पेयरिंग शुरू हो जाती है तो ये आपके पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो पहले शुरू में डिक्रीज, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और लास्ट में आपके पास स्लाइटली इंक्रीज होता है। तो कोवेलेंट रेडियाई का क्या ट्रेंड है कि शुरू में रैपिडली डिक्रीज, फिर आपके पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं, और लास्ट में आपके पास इसका स्लाइट इंक्रीज देखने में मिलता है। तो शुरू में डिक्रीज, फिर उसके बाद आपके पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और उसके बाद इंक्रीज होता है स्लाइट सा। और अगर हम आयनिक की बात करें तो आयनिक का जो ग्राफ आपको वाज़े नज़र आ रहा है ये बिल्कुल इरेगुलर है। ठीक है, तो इसका हम जनरल ट्रेंड जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक भी? यस सर। अच्छा, उसके बाद देखिएगा। सर ये बुक में जो लाइन और सर्कल ये तो कोवलेंट का दिया गया है, और आयनिक का लाइन और स्क्वायर है ऊपर वाला यहाँ पे। नहीं, दोबारा पूछे मुझे क्वेश्चन आप लोगों का, आप सर ये बुक में ना जो लाइन और स्क्वायर है वो आयनिक का दिया हुआ है, यानी वो आयनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हाँ, लाइन और सर्कल जो है वो कोवलेंट को कर रहा है। लाइन ऑफ सर्कल सर जो ऊपर मेरे वाला। बुक में ग्राफ
स्क्वायर दिए गए हैं देखो आयनिक ना, रेडियाई को रिप्रेजेंट करने के लिए। सर जो वो जो आपके ग्राफ के पास, नीचे लिखा है वो उसकी बात कर रहे हैं। जो हमारे पास है ना ग्राफ 6.3, तो जो इसमें से ऊपर मौजूद है ना आपके पास, जो ब्लू लाइनिंग से मेंशन्ड है आपके पास, वो है कोवेलेंट रेडियाई। और जो नीचे मौजूद है आपके पास, जो ब्लैक लाइन से जो है वो ड्रा किया गया है, जो जिग जैग स्ट्रक्चर से बना हुआ है, तो वो आपके पास है कोवेल आयनिक रेडियाई का। ठीक है। ठीक है सर, ये फिर मेरी बुक में गलत लिखा हुआ हाँ जी, वो गलत हो सकता है। तो ये हमारे पास इस तरह से मेंशन्ड है। अच्छा जी, पैरामैग्नेटिज्म अगेन भाई, प्रॉपर्टीज मैंने कहा था ना कि सारी सारी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे जो है वो डिपेंड करती हैं। और मुझे एक बात बताओ आप लोग, आपको पता है कि पैरामैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है वो तो प्योरली प्योरली किस पे डिपेंडेंट होता है? वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो जैसे याद करो चैप्टर नंबर 6 के अंदर, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 लिक्विड ऑक्सीजन में, जो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे एंटी बॉन्डिंग के अंदर, वही रिस्पॉन्सिबल थे ना उसकी पैरामैग्नेटिक नेचर के। तो यस सर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करें। ठीक है, वीक अट्रैक्शन शो करें, वीक अट्रैक्शन, पावरफुल अट्रैक्शन ना, वीक अट्रैक्शन। और आपके पास ऐसे जो वीक रिपेल करें, वीकली रिपेल करें अपना मैग्नेटिक फील्ड को, उन्हें डायामैग्नेटिक कहते हैं। जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं ना, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं जो, उनको हम नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक का। ठीक है, तो आप लोगों ने पैरामैग्नेटिक में आयरन को शामिल नहीं करना। आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो स्लाइड सी अट्रैक्शन शो करते हैं। तो इसका भी अब ये किस पे डिपेंड करता है? आपके पास जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास वो रिस्पॉन्ड करेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ज़रा चैप्टर नंबर 5 में क्वांटम नंबर्स के ऊपर ज़रा पहुंचो आप लोग, अपने माइंड को ले जाओ। स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था ना सबने? यस सर। अच्छा, स्पिन है। यस सर। क्वांटम नंबर में वो क्या कहता था कि जब हमारा ऑर्बिटल क्या करता है, मूव कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही होती है, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। तो जब दोनों जो है वो दो मौजूद हों आपके पास पेयर्ड फॉर्म में, तो एक की स्पिन क्लॉकवाइज, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। लेकिन जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो उसकी फील्ड और जो हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है, वो दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करेंगी। तो दैट इज़ वाई अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो उस सूरत में पैरामैग्नेटिक नेचर उनकी पॉसिबल हो सकती है। तो इसका ट्रेंड भी तो वो सेम ही रहेगा ना आपके पास, ये भी अप टू मिडल आपके पास इंक्रीज और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कौन से हैं? Mn2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, आपके पास शुरू में तो इंक्रीज होगा ना, जैसे सेकेंडियम में बिल्कुल ज़ीरो है, तो सेकेंडियम क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, और उसके बाद एक एक करके आपके पास इंक्रीज होना शुरू होता है। तो सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर किसकी होगी? Mn2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव की। और उसके बाद फिर ये फर्दर डिक्रीज होना दोबारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला जो है वो आप लोग पेज देखिएगा ना, अगर आपसे कभी कोई पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आपके पास कौन सा आयन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, तो ये देखिए बिल्कुल मिड में जो मौजूद है ना, आप लोग हमेशा इसको मेंशन करेंगे। ठीक है जी, क्लियर? तो ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक नेचर है। उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने कहा था सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंडेंट है आपके पास? सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ डिपेंडेंट है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब ज़रा इस केस में भी देख लीजिएगा, आपके पास देखें इसकी कन्फिगरेशन कितनी है। इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, अब जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू मिडल तक होगी मैक्सिमम, और उसके बाद फिर से ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो ज़रा देखिएगा किस तरह से। जैसे इसकी कन्फिगरेशन है आपके पास 4s2 और 3d1, तो ये इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, वो s ऑर्बिटल की वजह से तो होगी ही होगी 2, और जो आपके पास d की वजह से ये 3 भी शो कर सकता है। यानी कि या तो ये सिर्फ और सिर्फ s के इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, या फिर अगर d का भी यूज़ कर ले तो फिर ये 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो इसकी 2 होगी और 3 होगी।
इसी तरह से आपके पास ये 4s2 और आपके पास 3d2, तो ये 2, 3 और 4 की स्टेट शो करता है। वेनेडियम में है आपके पास 4s2 और 3d3, तो ये आपके पास क्या शो करता है, आपके पास 2, 3, 4 और 5 की शो करता है। फिर उसके बाद आपके पास क्रोमियम है, क्रोमियम में 2, 3, 4, 5 और 6 की। मैंगनीज में 7 तक जाता है, लेकिन मैंगनीज में 1 पॉजिटिव की स्टेट भी होती है। ये एनोमेली है आपके पास, ये एनोमेलस बिहेवियर है। सिर्फ 3 जो है वो शो कर रहे हैं। कौन कौन से? कॉपर 1 की स्टेट शो करता है, मैंगनीज और आयरन 1 की स्टेट शो करते हैं, बाकी सारे मैक्सिमम 2 से शुरू होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि मैक्सिमम है 7 तक जाती है। फिर उसके बाद चूंकि पेयरिंग शुरू हो जाती है ना, तो फिर एक एक स्टेट कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमेशा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आयरन में फिर ये 6 तक, फिर कोबाल्ट में 5 तक, फिर निकल में 4 तक, फिर कॉपर में 3 तक जाएगा, और जिंक में अगेन आपके पास 2 तक महफूज रह जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी के अंदर होंगे आपके पास, उतनी ज़्यादा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो सकती है, और वाइस वर्सा, और इसी के ऑपोजिट आपके पास फर्दर हम बात कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है जी, हम नेक्स्ट की बात करते हैं अब अगली प्रॉपर्टी की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में दोबारा से मैं क्लैरिफाई कर दूं आप लोगों को कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू मिडल तक दोबारा इंक्रीज होंगी, और उसके बाद जो है वो ये क्या होंगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अगली प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं हम लोग। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की है, फिर उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। कलर की बात है, अच्छा कलर्स में जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कलर का होना और अपना ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कलर का होना। देखें, बड़ी तवज्जो से बात सुनिएगा। आपके पास फर्ज कीजिए ये आपके पास वो डी के 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है डी के, ठीक है, सॉरी 5 ऑर्बिटल्स हैं डी के। ये क्या है भाई, डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, 5 ऑर्बिटल। अब इनके एक के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब भी इनके ये जब कम्प्लेक्सेस बनाते हैं ना, आपके पास लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। लिगेंड्स बेसिकली कहते हैं उन ग्रुप्स को जो मेटल्स के साथ अटैच होते हैं। तो जैसे ही आपके पास वो ग्रुप्स आते हैं ना, तो इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। आधे हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और आधे आपके पास लोअर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। अब जब भी आपको किसी भी सब्सटेंस के कलर को एक्सप्लेन करना पड़े, तो कलर को एक्सप्लेन करने का एक ही तरीका होता है कि आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी को गेन कर कर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, और जब वो वापस आता है आपके पास, तो वो एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो हमें वो सब्सटेंस कलर्ड नज़र आता है। तो यहाँ से डी डी ट्रांजिशन हुई, इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट करके ऊपर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन अब हमारा मौजूद है, ठीक है। और जब उसने डी एक्साइट किया, तो इसने जो है वो येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया, जबकि हमारे पास रिलीज किसे किया, ब्लू और रेड लाइट्स को। तो इसलिए हमारे पास TiH2O6 का जो कलर है वो वायलेट नज़र आता है, ठीक है जी। क्या नज़र आता है आपके पास, वायलेट नज़र आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये MCQs भी आता है, ये वाला कलर इसका पूछा जाता है अक्सर, इनकी लाइट्स का पूछा जाता है। और कलर वाला भी जो है वो ये आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs है, ये भी आपके पास सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन है कलर वाला, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की डेफिनेशन मौजूद है। ये कहते हैं कि व्हेन स्मॉल नॉन मेटल्स एटम लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंटर द इंटरस्टाइसिस, इंटरस्टाइसिस कहते हैं होल्स को, ठीक है, ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स and impart useful features to them, they are called interstitial compounds. These are non-stoichiometric compounds. Non-stoichiometric का मतलब है कि यहाँ पे एलिमेंट्स के कंबाइन करने की कोई रेशियो नहीं होती, जितने ज़्यादा होल्स होंगे उतने ज़्यादा ही वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। Sometimes they are also termed as interstitial alloys, इन्हें interstitial alloys भी कहा जाता है।
और लास्ट में एलॉय फॉर्मेशन है आपके पास, इसमें सब्सटीट्यूशनल एलॉयज़ की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। Owing to the similarity in their sizes, some transition metals are able to replace one another in metallic lattice and form substitutional alloys among themselves. Alloy steels are important example of this type of material in which iron atoms are substituted by chromium, manganese and nickel atoms to give steel most useful properties. Other examples are brass, bronze and coinage alloys etc. यहाँ तक जो है वो हमने करना है, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो अब हम अपने लेक्चर को समराइज़ कर देते हैं क्विक से वे में। आज हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये जो तो जनरल प्रॉपर्टीज़ थी, इनको तो फर्दर डिस्कस करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। मैं जो है वो समहाउ जनरल करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। देखें, तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अप टू मिडल उनका इजाफा होता है और उसके बाद उनकी पेयरिंग शुरू हो जाती है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल के अंदर कम होना शुरू हो जाते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी उस एनर्जी को कहा जाता है जो बेसिकली डिपेंड करती है जितनी ज़्यादा आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और उसको तोड़ने के लिए हमें फिर उतनी ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी, जिसे बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। तो इसलिए ये अप टू मिडल इंक्रीज़ और उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का भी क्राइटेरिया आपके पास सेम है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम क्राइटेरिया, अप टू मिडल इंक्रीज़ और उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। कोवेलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई में समहाउ डिफरेंस मौजूद है। कोवेलेंट रेडियाई शुरू में डिक्रीज़, उसके बाद कांस्टेंट रहते हैं और उसके बाद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जबकि इनके आयनिक रेडियाई का जो ट्रेंड है वो आपके पास बहुत ज़्यादा क्या है, इनके आयनिक रेडियाई का जो ट्रेंड है वो आपके पास बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, तो उनको यहाँ पे फ़िलहाल डिस्कस नहीं किया गया। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास है कौन सी, पैरामैग्नेटिज़म की और डायमैग्नेटिज़म की। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या पैरामैग्नेटिक नेचर भी नॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स अप टू मिडल उनमें इजाफा होता है और उसके बाद उनमें डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी इसी नेचर के होंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट का भी सेम क्राइटेरिया है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट और उतनी ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अनपेयर्ड होते हैं किसके अंदर, मैंगनीज के अंदर, तो इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू 7 है। और ये सेकेंडियम से मैंगनीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुई 1 बाय 1 और उसके बाद दोबारा से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी जिंक तक। कलर की बात की जाए तो कलर आपके पास डी ट्रांजिशन की वजह से पॉसिबल होता है कि हमारे जब कंपाउंड्स बनते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, तो उनमें डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स लोअर से जब हायर एनर्जी में जाते हैं, जिसे हम डी ट्रांजिशन कहते हैं, डी से डी में ट्रांजिट होना। तो और जब वापस हमारे पास डी एक्साइट होते हैं तो स्पेशल एनर्जी जो है वो इमिट करते हैं कलर्ड की फॉर्म में, तो जिससे हमें हमारे सब्सटेंस कलर्ड नज़र आते हैं। बाकी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज था। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में ट्रांजिशन मेटल्स के जो इंटरस्टाइसिस हैं वो नॉन मेटल के एटम्स फिल कर देते हैं और इन्हें इंटरस्टिशियल एलॉयज कहा जाता है और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी कहते हैं। और एलॉय फॉर्मेशन में या सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज में हमारे पास ट्रांजिशन मेटल के जो मेटेलिक लैटिस होते हैं उनमें मेटल के एटम्स को कोई दूसरा मेटल का एटम या आपके पास दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट ही रिप्लेस कर देता है ताकि उनमें यूज़फुल कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्पार्ट किया जा सके। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज कहते हैं। ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील्स, कॉइनेज एलॉयज इनकी एग्जांपल्स हैं। कोई सवाल हो तो वो ज़रूर कीजिएगा। सर ये कलर्स में कितना लिखना है शॉर्ट में? कलर्स में वो सारे ही लिखना है आपने शुरू से लेकर एंड तक, और ये वाला जरूर बनाइएगा ग्राफ इस फिगर 6.5। बाकी जो टॉपिक्स है सर, ये बाइंडिंग एनर्जीज, मेटालिक एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका क्या करना है? ऑक्सीडेशन इनका जो है वो ये लॉन्ग भी आ सकते हैं और शॉर्ट भी आ सकते हैं। बाकी सारे लॉन्ग में डायग्राम रखना है। हाँ जी, ये टेबल लॉन्ग में, हाँ जी, ये टेबल और ग्राफ्स जो है वो आप लोगों ने स्पेसिफिकली इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, तो ये आप लोगों के जो है वो काम आएंगे। ये आप लोगों के जैसे ना टॉपिक को एडिशनल चार्म प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग अच्छे बच्चे हैं, तो आप लोगों ने इनके ऊपर अपना प्राइम फोकस रखना है। इन ग्राफ्स और इन टेबल्स को जो है वो इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है और इनको स्पेसिफिकली जो है वो आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, कोई और सवाल? ठीक है।
ठीक है जी, टॉपिक हम वाइंड अप करते हैं। इस चैप्टर में से सिर्फ एक ही रह गया, वो हमारे पास है क्रोयन वाला। तो वो हम जो है वो कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसे वाइंड अप कर लें। ठीक है, तब तक के लिए जो है वो लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आप लोग कल इसकी प्रैक्टिस भी कर लें। तो मंडे को दोबारा मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सर जी सर ये डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल क्यों होते हैं? बेटा, ये तुम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, तुम्हें अभी तक नहीं पता? आपने क्वांटम नंबर्स नहीं पढ़े हुए? सर मैग्नेटिक पढ़े थे, क्वांटम। वो बता दें। हाँ जी, ये सवाल कौन पूछ रहा है?